आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं फटाफट प्रैक्टिस सीरीज की। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जैसा कि HC RO हो, UPPSC RO हो, APS का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम तो आ ही गई डेट 28-29 अक्टूबर, यूपी पुलिस हो, तो ये सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपके पास। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है 2-2 घंटे के लिए एक एक लेक्चर, मतलब जैसे गुलाम मोहन से तो 2 घंटे का लेक्चर ले लें, क्योंकि देखते हैं यूट्यूब पे ट्रेंड क्या चल रहा है कि हाँ गुलाम मोहन उठाया, उस पर 2 घंटे का वीडियो चल रहा है, उसमें आधे से 1 घंटे तो कमेंट ही पढ़ रहे हैं। रिया का कमेंट आ गया, प्रिया का कमेंट आ गया, साक्षिक कमेंट आ गया, बस यही चल रहा है। तो भैया ऐसा है कि इन सब चक्करों में मत पड़िए, आपके पास टाइम कम है। जैसा कि पेट का एग्ज़ाम है 28-29 अक्टूबर को डेट लगी हुई है। आप सोचिए 50 दिन है आपके पास, आप कंप्लीट सिलेबस करेंगे। प्रैक्टिस सीरीज ही है जो कि आपका कल्याण कर सकती है और आपका रामबाण का इलाज कर सकती है, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। यहाँ महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सारे क्वेश्चन और आंसर करवाए जाएंगे, जो कि UPPCS से लेकर पेट लेवल तक सारे हैं। मतलब R&D की जाएगी क्वेश्चन की, इतना आप समझ सकते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन का ये R&D होगा यहाँ पे। तो फिलहाल आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो अगर मुस्लिम शासक की बात आती है कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की मैं बात बता दूं, ठीक, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चित्र बनाऊंगा। ये मान लीजिए आप श्रीलंका है, ये आपका प्यारा सा भारत है, और इधर आपका पड़ता है ईरान, इराक, और ये छोटा सा यहाँ पर सिंध पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, चीज़ों को समझिए। श्रीलंका के राजा होते हैं, और राजा जो होते हैं ना, वो 7-8 जहाज़ सोने चांदी से भरे हुए यहाँ ईरान के राजा होते हैं आपके। ये ईरान के राजा होते हैं आपके अल हज्जाज। तो उन्हें गिफ्ट करते हैं, क्योंकि सिस्टम ये चलता है ना कि जो अरब होता है, अरब मतलब समझ सकते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, ये सारे देश जो हैं ये अरब में ही आते हैं। वहाँ कोई उपजाऊ ज़मीन तो है नहीं, वहाँ का सिस्टम यही था कि व्यापार करना था, व्यापार से उनका चलन चलता था। यहाँ से वो अपना हाथी दांत, कपड़े और जो है चंदन, सुगंधित लकड़ी, ये मसाले, ये सब लेकर जाते थे, और अपने ईरान इराक में तो बेचते ही थे, और उधर यूरोप में भी बेचते थे। और वो अपने यहाँ से तलवार, अंजीर और रेशमी कपड़े और आपके अरबी घोड़े ला करके भारत में बेचते थे। तो व्यापार ही उनका मेन सिस्टम था। तो यहाँ पर जो राजा श्रीलंका के होते हैं, उन्हें शराब वगैरह मिलती रहती है, तलवार वगैरह, अरबी घोड़े, तो ये अपना 7-8 जहाज़ जो है सोने चांदी भेज देते हैं, और बीच में लूट लिए जाते हैं जहाज़। राजा दाहिर का क्षेत्र होता है सिंध का, तो वहाँ पर ये जहाज़ लूट लिए जाते हैं। अब जहाज़ लूट लिए गए तो अल हज्जाज हो जाते हैं क्रोधित, और कहते हैं भैया ऐसा है राजा दाहिर से कि हमारे जो जहाज़ हैं आपके क्षेत्र में लूट लिए गए हैं, उन्हें वापस कर दो, उसमें बहुत सोना चांदी हमारा भरा हुआ था। राजा दाहिर भी गुस्सा होते हैं, कहते हैं भैया हमको चोर लुटेरा समझ रखा है, हम बहुत भले मानुस आदमी हैं, मतलब बहुत भले आदमी हैं, हम ये सब काम नहीं करते हैं, और हमारे सैनिक जो है समुद्री लुटेरे हैं नहीं, हमने आपके कोई जहाज़ नहीं लूटा है। अल हज्जाज को मानता ही नहीं, वो सोचता नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाता है अपनी सेना की, और राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करवाता है। अब राजा दाहिर छोटे मोटे राजा नहीं थे, बड़े राजा थे। इन सब टुकड़ियों को हल्के में लेकर भगा देते हैं, और फिर जो है अल हज्जाज को समझ में आता है कि भाई इतना आसान नहीं है राजा दाहिर को जो है हराना। तो वो जो है एक बड़ी सेना इकट्ठा करता है। देखो, बड़ी सेना मतलब ईरान, इराक, जितने भी प्रांतपति होते हैं सबको मिला करके एक सुसंगठित सेना इकट्ठा करता है, और उसका जो दामाद और भतीजा होता है ये है मोहम्मद बिन कासिम। इसको बनाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि बेटा तुम हो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जाओ राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण कर दो। अब राजा दाहिर के ऊपर ये आक्रमण करते हैं। तो पहले होता है देवल विजय 711 में देवल विजय, फिर सेहवान सिविस्तान विजय होता है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में राज और ब्राह्मणाबाद का विजय होता है। तो यही क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने आक्रमण किया, तो भैया
ये हैं मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आप टिक कर देंगे। ये थे क्या? ये थे अरबी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन थे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन थे, तो उसमें क्वेश्चन में दे देगा नीचे आंसर कि अरबी, तुर्की, ईरानी, तो वहाँ पर आप अरबी लगाएंगे। अगर सिंपल सा पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, तो ईरानी लगाएंगे, क्योंकि ईरानियों ने 542 ईसा पूर्व में सबसे पहले आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम उसका नाम था और वो साइरस का पुत्र था, साइरस। ठीक, उसके ऊपर मूवी भी बनी, आप देख सकते हैं। साइरस ईरान का राजा था, तो सबसे पहले ईरानियों ने ही भारत पर आक्रमण किया है। डेरियस, कहीं कहीं दरिया बाहू लिख के आता है, डेरियस लिख के आता है, तो ईरानियों ने सबसे पहला आक्रमण किया था। मुस्लिम की बात आएगी तो मोहम्मद बिन कासिम, और ये एक अरबी था। आप इतना समझ सकते हैं। अभी ज़्यादा कहानी नहीं बता सकता क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, लेकिन आप चीज़ों को समझ के रखिए कि क्या क्या हुआ है। राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम, अल हज्जाज, सब चीज़ें समझ के रखिए। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेगा सारी कहानी आपको समझ में आती जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो जो भैया मोहम्मद बिन कासिम आता है, देवल पर विजय करता है, सेवान, सिविस्तान, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते वो आपके राजौर ब्राह्मणाबाद पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, राजा दाहिर को मार देता है। अब राजा दाहिर भैया वो हाथी पे बैठ के लड़ते थे, ये है हाथी और यहाँ बैठे हैं राजा दाहिर, और ये अरबी घोड़े बहुत सारे हैं, इन्होंने घेर के जो है राजा दाहिर के हाथी को लंगड़ा कर दिया, गिरा दिया। राजा दाहिर नीचे गिर पड़े, बस उन्हें मार दिया। भाई राजा दाहिर मतलब भारतीय राजाओं के हारने का मुख्य कारण पता क्या था? एक तो सिस्टम था कि आपस में बहुत ज़्यादा इनकी नफरत थी, एक दूसरे का सहयोग ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहते थे कि हाँ जो है हम इनका सहयोग कर दें, लाओ हम इनका साथ दे दें। नहीं, एक दूसरे से ही बस इसका राज्य जाने तो हम तो मज़ा लेंगे, तो जैसे उनका राज्य जाता है बस वो अगला उनका भी नंबर आ जाता है। यही सिस्टम चल रहा था। तो एक दूसरे में जो है मनमुटाव था। दूसरी बात थी कि युद्ध की कला वो चेंज ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अरबी घोड़ों से वो परिचित नहीं थे। अरबी घोड़े एक फुर्तीले होते हैं, और हाथी क्या है, हाथी अपना एकदम स्टेडी होता है, स्थिर होता है, वो ज़्यादा ना भाग सकता है ना कुछ कर सकता है, हाँ बस आदमियों को कुचल सकता है। लेकिन अरबी घोड़े फुर्तीले इतने होते हैं कि घूम 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 तलवार से पैर वगैरह काट डाले हाथी के, बस राजा दाहिर नीचे, बस हो गया काम। और दूसरी बात होती थी कि नहीं हम तो युद्ध के नियम के अनुसार चलेंगे, और कृष्ण के नियम के अनुसार चलते तो ऐसा कुछ ना होता। सिंपल सी बात है कि अगले के पास शस्त्र नहीं बचा तो हम नहीं मारेंगे। जबकि राजा दाहिर को मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने रात में आक्रमण किया था। बुद्धचरित और मोक्षवासु नाम के दो गुप्तचर थे इन्हीं के, राजा दाहिर के, जिनको उसने अपने पाले में मिला लिया और रात्रि में ही जो है आक्रमण कर दिया था राजा दाहिर के ऊपर, और इस तरह से विजय प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, ये बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम था, जब राजा दाहिर को मार देता है उसके बाद सबके ऊपर एक तरफ से जजिया कर लगाता है कि अगर तुम इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करते हो तो तुम्हें जजिया कर देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जजिया कर दो, इस्लाम धर्म ग्रहण ना करो। जजिया कर नहीं दे सकते हो तो इस्लाम धर्म ग्रहण करो, और नहीं मौत की घाट हम उतार देंगे। अब कितना देना पड़ता था? 1/2 से 2/3। ब्राह्मणों को मुक्त रखा था इसने, अब पता नहीं क्या सोच के मुक्त रखा था। फिलहाल ब्राह्मण इससे मुक्त थे जजिया कर से। 1/2 समझ सकते हैं आप, 2/3। 1/2 मतलब 2 किलो अनाज आपके खेत में पैदा हुआ, बता रहा हूँ एग्जाम्पल है, किसी खेत में 2 किलो अनाज पैदा नहीं होता है। 2 किलो पैदा हो तो 1 किलो इन्हें दे दो, और किसी के ऊपर ज़्यादा नाराज हैं, 3 किलो तुम्हारे खेत में पैदा हुआ तो 2 किलो दे दो। मतलब जिस पे थोड़ा बहुत खुश है ना वो आधा दे, जिस पर नाराज है वो 3 में से 2 दे। मतलब यही सिस्टम था उनका, और ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। तो सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये अपने दिमाग में बैठा लो, बार बार नहीं बताऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरबी था। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किस हिंदू राजा ने सर्वप्रथम इस्लाम धर्म ग्रहण किया? यहाँ किस कर लीजिएगा, वो वाला किस नहीं, किस ओनली किस हिंदू राजा ने सर्वप्रथम इस्लाम धर्म ग्रहण किया था? तो भैया राजा दाहिर के थे एक बेटे
जिन्हें का नाम था राजा दाहिर थे, उनके सुपुत्र कहिए या कुपुत्र कहिए जो आपको उचित लगे, वो जय सिंह थे। तो इनको जो है ये युद्ध में हार जाते हैं आपके मोहम्मद बिन कासिम से। जब मोहम्मद बिन कासिम इन्हें हरा देता है तो कहता है कि बताओ इस्लाम धर्म ग्रहण करोगे या ऊपर जाओगे। तो कहते हैं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मेरी जीने की इच्छा है, मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूँगा। और ये इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो पहला हिंदू राजा था जिसने कि इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, यूपी SSC में भी ये क्वेश्चन आया है। तो जय सिंह इसमें आंसर हो जाएगा आपका। मान सिंह आप समझते हैं, मान सिंह तो आपके राणा वहाँ पर अकबर के समय के सिस्टम में आएंगे। और राजा दाहिर आप समझते हैं वो मार दिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1191-92 में आएंगे। तो जय सिंह राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध की राजधानी देवल पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए देवल पर 711 में सबसे पहले आक्रमण हुआ, मैंने बताया था। देवल पर अगर बात होगी तो भैया 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ है। लेकिन अगर राजौर ब्राह्मणाबाद पर जो है उसने कब आक्रमण किया या सिंध पर कब आक्रमण किया तो 712, क्योंकि सिंध पूरा का पूरा काउंट होगा। तो सिंध में क्या होगा कि वो लास्ट में एकदम राजौर ब्राह्मणाबाद में जा कर के राजा दाहिर को मारता है तो 712 आ जाता है। मान लीजिए कि उसने सितंबर में लड़ाई चालू की और जनवरी आ गया तो वही है, मतलब पूरा का पूरा सन चेंज हो गया। तो 712 में उसने सिंध पे या राजौर ब्राह्मणाबाद का युद्ध किया। लेकिन 711 देवल जहाँ गए 711 लगाएंगे। तो सिंध की राजधानी देवल थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सिंध की राजधानी क्या थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया? तो देवल थी, इतना याद रखना। तो देवल पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। चचनामा के लेखक का नाम बताइए। चचनामा के लेखक थे आपके अली कुफी चचनामा के लेखक थे। इसका फारसी में अनुवाद जो किया था आपके, ये आपका किया था अली अहमद ने। सिंपल सी बात है, फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था। और दूसरी बात है कि चचनामा किस पर है? देखिए चच जो थे ना वो राजा दाहिर के पिताजी का नाम था। चच एक राजवंश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कश्मीर में राजवंश हुआ करता था। राजा दाहिर वंशज थे उसके। और चच एक ब्राह्मण राजवंश था, इतना आप समझ सकते हैं। चच वहाँ पर पहले जो है मतलब जो कश्मीर था वहाँ पर एक मतलब क्षत्रिय राजा का शासन था। तो क्षत्रिय राजा की कोई संतान नहीं थी। जो चच थे मतलब राजा दाहिर के पिताजी, ये उनके पुरोहित थे। तो जब वो क्षत्रिय राजा जो है क्योंकि संतान होती नहीं और उनका स्वर्गवास हो जाता है तो चच को पूरा जो है सिस्टम दे दिया जाता है, क्योंकि पुरोहित थे, दान में दे दिया जाता है। तो वहीं से चच राजवंश की स्थापना होती है और चचनामा उन्हीं के ऊपर लिखी जाती है जो कि अली कुफी ने लिखा है। तो इतना आप समझ सकते हैं फ़िलहाल। तो फारसी में अनुवाद की बात आएगी तो अली अहमद ने किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले, देखिए क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला क्योंकि कन्फ्यूजन हो ही जाता है भैया। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले यूनानी नहीं थे, अरबी मोहम्मद बिन कासिम है। ये मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम की बात आएगी तब तो है अरबी। लेकिन ईरानी, तुर्की तो बहुत बाद में, अरबी के बाद तुर्की आएगा। तो ईरानी थे, ईरानी में डेरियस प्रथम थे, डेरियस प्रथम जो कि आपके क्या थे साइरस के ये सुपुत्र थे। साइरस जो है ईरान के राजा थे। साइरस ईरान के राजा थे और उनके सुपुत्र थे या उत्तराधिकारी थे डेरियस प्रथम। इन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारे क्षेत्रों को, मुल्तान वगैरह को जीत भी लिया था। और ये एक ईरानी थे, इतना आप समझ सकते हैं। 542 ईसा पूर्व के समय की बात समझ सकते हैं, क्योंकि सिकंदर तो बाद में आता है, 323 ईसा पूर्व में आता है। तो सिकंदर एक यूनानी था, आप इतना समझ सकते हैं, मैसेडोनिया का था। उसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक, तो इतना आप समझ सकते हैं कि वो बाद में आता है, वो एक यूनानी है। लेकिन ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया। कभी कभी सीरियल लगाने को देते हैं, ये सीरीज में लगाइए इसे आप। तो ईरानी लगाएंगे, फिर यूनानी लगाएंगे, फिर अरबी, फिर तुर्की। देखिए सबसे पहले ईरानियों ने किया, फिर यूनानियों ने किया, फिर अरबी आए, फिर तुर्की आए।
तो ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि ऑर्डर में लगाइए। तो आगे बढ़ते हैं। राजौर ब्राह्मणाबाद का युद्ध कब हुआ? तो चलो भैया देखो, 711 में मैंने बताया था क्या हुआ था। 711 में हुआ था देवल विजय। ठीक, देवल विजय। तो देवल क्या था? वो सिंध की राजधानी थी। 712 ईस्वी में हुआ था राजौर ब्राह्मणाबाद का, जिसमें जो है राजा ताहिर को मारा था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंपल सी बात। प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो देखिए प्रथम तुर्क शासक जो था, अब मोहम्मद बिन कासिम की बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी। अब यहाँ हम बात करेंगे तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी की बात की जाए तो एक तुर्क शासक था। ये आपके यामिनी वंश का था। ठीक, सुबुक्तगीन इसके पिताजी थे। सुबुक्तगीन के पिताजी थे अलप्तगीन। अलप्तगीन ने सबसे पहले जो है गजनी राजवंश की स्थापना की। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना जो की थी, वो सबसे पहले अलप्तगीन साहब ने की थी। तो अलप्तगीन के पिताजी हो गए, अलप्तगीन के बेटा हो गए सुबुक्तगीन। ठीक, सुबुक्तगीन जो थे वो, उन्होंने कहा चलो यार भारत पर आक्रमण करते हैं। सभी लोग तो करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी गया था, उसने बढ़िया लूटपाट की और बहुत बढ़िया था। तो गए इन्होंने राजा जयपाल के ऊपर, इन्होंने आक्रमण कर दिया सुबुक्तगीन ने, जो कि महमूद गजनबी के पिताजी थे। अब राजा जयपाल के पास पहुँचे ये, और राजा जयपाल ने इन्हें मार ही दिया, ख़त्म कर दिया। राम नाम इनका सत्य हो गया। तो अभी कहानी बताएंगे सिस्टम क्या होता है। तो महमूद गजनबी फिर आक्रमण करता है जयपाल के ऊपर। सबसे पहले गुस्से में रहता है कि इसने कैसे मेरे पिताजी को मार दिया, जब बदला लेने का टाइम आया तो महमूद गजनबी जो है राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। राजा जयपाल जो होते हैं ना, उन्हें ये हरा देता है महमूद गजनबी। और इसी अफसोस में कि यार मैंने तो इसके पिताजी को मारा था और इसने जो है मुझे मतलब हरा दिया, और उसके बाद छोड़ भी दिया, मुझे मारा भी नहीं, मार देना था, और बताओ इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। तो इसी अफसोस में कि इसके पिताजी को मैंने हराया और इससे मैं हार गया, इसी में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पहला ऐसा राजा था जयपाल जिन्होंने अफसोस में आके आत्महत्या कर ली थी, और इसे ईश्वर का शत्रु कहा है महमूद के इतिहासकारों ने, महमूद गजनबी के इतिहासकारों में। ठीक, मैं मोहम्मद के इतिहासकारों ने, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, मोहम्मद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु किस राजा को कहा है? तो भैया जयपाल को कहा है, क्योंकि इसने जो है आत्महत्या कर ली थी। और जाहिर सी बात है, महमूद जिसका इतिहासकार है जो लिख रहा है, वो तो महमूद गजनबी के हिसाब से ही लिखेगा ना, जबकि इसके पिताजी को जयपाल ने मार दिया था। तो ये भी बड़ी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर पर सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया? तो भैया ये आपके किया था महमूद गजनबी ने, जो कि एक तुर्क शासक था। ये भी बात याद रखिए। तो पहला तुर्क आक्रमण भारत पर किसने किया था? महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनबी ने। कब किया? 1025 से 1026 में। ठीक, और बहुत सारा सोना जो है लूट कर लेकर गया था, क्योंकि जो भारतीय राजा होते थे मंदिरों में सोना बहुत दान देते थे। यहाँ तक कि दरवाजे भी जो थे ना, वो सोने के थे। जो मतलब दीवारें होती थी उसमें सोना जड़ा रहता था, तो इतना सोना था, सोने हीरे जवाहरात, तो सारा लूट कर लेकर जा रहा था। तो बीच में जाटों ने भी इस पर आक्रमण किया था और बहुत सारी चीज़ें छीन भी ली थी इससे। तो अंतिम युद्ध जो इसने किया था 1027 में, वो जाटों के विरुद्ध ही किया था। ठीक, खोखर जाटों के विरुद्ध किया था, अंतिम युद्ध इसका वही था। तो फिलहाल सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनबी ने किया, 1025-26 में किया। और जब आक्रमण किया उस समय वहाँ का राजा था भीमदेव प्रथम। ये भी याद रखिएगा, भीमदेव प्रथम जो था उस समय वहाँ का राजा था। 10वीं शताब्दी में गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? मैंने बताया था कि स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना गजनी में अलप्तगीन ने की। उसके बेटा सुबुक्तगीन हुए, सुबुक्तगीन के बेटा हुए महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन को जो है राजा जयपाल ने मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 में, और जो है उसमें जयपाल को हरा देता है, जयपाल को हरा करके छोड़ देता है। जयपाल जो है उसी अफसोस में आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए महमूद गजनबी के जो इतिहासकार होते हैं वो उसे ईश्वर का शत्रु कहते हैं। बस इतनी सी कहानी है, कहानी की तरह देखिए आप लोग बस। महमूद गजनबी किस वंश का था? देखिए यामिनी वंश का था, मैंने बताया कई बार। महोगनी वंश कुछ होता नहीं। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन आएंगे, इल्तुतमिश आएंगे, रजिया सुल्तान आएंगी, बलबन आएंगी, आगे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को।
सन्सबनी वंश जो है वो आपका मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के बारे में कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो सन्सबनी वंश जो है वो आपके मोहम्मद गौरी से यामनी वंश का था महमूद गजनबी, इतना याद रखिए। कालिंजर के किस राजा ने महमूद गजनबी को संधि करने पर विवश कर दिया था? तो भैया सिंपल सी बात है कि आप कितने भी बड़े वो हो ना कोई शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। 1019 से 1023 के बीच में युद्ध होते रहते हैं जिसमें राजा विद्याधर जो होते हैं वो महमूद गजनबी को हरा ही देते हैं एक तरह से, क्योंकि महमूद गजनबी इन्हें 15 किले जो है वो संधि के रूप में वापस देता है। तो जाहिर सी बात है हार ही गया था। तो राजा विद्याधर से महमूद गजनबी हार जाता है। और राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण क्यों करता है ये बात आप जान लीजिए। होता यह है कि एक जयपाल होते हैं, कन्नौज के राजा होते हैं, तो उनके ऊपर महमूद गजनबी आक्रमण करता है। राजा जयपाल राज्यपाल जो होते हैं राज्यपाल वो भाग खड़े होते हैं। तो जब भाग खड़े होते हैं तो राजा विद्याधर कहते हैं यार कैसे आदमी हो तुम, भाग खड़े हुए, और फिर ये उनको मार देते हैं राज्यपाल को। तो ये चीज़ उसे बुरी लग जाती है कि ये तो मेरा शत्रु था, तुम कितने बड़े धुरंधर हो गए, तुमने क्यों मारा। तो उसी उसमें जो है गिल्ट में आके जो है ये राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण करता है और हल्के में ले लेता है राजा विद्याधर को कि हाँ इन्हें भी हम मार ही देंगे, सबको तो मारते आ रहे हैं। लेकिन राजा विद्याधर इतने आम झाम आदमी नहीं थे, उन्होंने ठीक से जो है महमूद गजनबी का स्वागत किया और लास्ट में महमूद गजनबी को राजा विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी और उन्हें 15 किले जो है वापस लेने पड़े। तो इतनी बात आप समझ लीजिए। किस शासक ने एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत लेख के सिक्के जारी किए? तो ये भी काम महमूद गजनबी ने किया, जो कि एक तुर्क था, ठीक, और जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो कोरिलेट करके चलिए, आप नाम ले लीजिए, नाम के साथ सब कुछ जोड़ते जाइए। तुर्क था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसने, राजा विद्याधर से हार जाता है एक तरह से, और जो है जयपाल जो कि ईश्वर का शत्रु कहा जाता है वो इसी के सदमे में, इसी के हार के सदमे में अपने आत्महत्या कर लेता है। तो इसी ने जारी किया था, एक तरफ अरबी रहता था लिखा और एक तरफ संस्कृत लिखा रहता था, और इसके सिक्के जारी किए थे महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन जो है खिलजी वंश का है, बलबन गुलाम वंश का है, मोहम्मद गौरी अलग सिस्टम है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एक तरफ अरबी एक तरफ संस्कृत लेख के सिक्के कौन जारी करता है? महमूद गजनबी जारी करता है। सर्वप्रथम खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो ये भी आपके महमूद गजनबी ने। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक महमूद गजनबी था। सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनबी था। बुत सिकन किसे कहा जाता है, मतलब मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो वो भी महमूद गजनबी को कहा जाता है। गाजी मतलब विधर्मियों का कत्ल करने वाला, जो हमारे धर्म के अर्थात इस्लाम धर्म के नहीं हैं, उनका जो कत्ल कर रहा है लगातार ना, उनके सर कलम कर रहा है, वो गाजी है। गाजी का मतलब यही होता है। तो महमूद गजनबी ने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की, खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की, और बुत सिकन इसे कहा जाता था क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ता था। जहाँ जाता, जिस मंदिर में जाता, मूर्ति को तोड़ डालता था, ठीक, क्योंकि वो यही था कि हाँ ये दूसरे धर्म का है, ये हमारे धर्म का नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। बुत सिकन किसे कहा जाता है? वही क्वेश्चन है, महमूद गजनबी को कहा जाता है। मूर्ति भंजक इसका अर्थ होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, और मूर्ति भंजक आप समझ सकते हैं बात को। महमूद गजनबी के दरबारी कवि कौन थे? तो महमूद गजनबी के दरबारी कवि उतबी थे, उतबी भी थे, ठीक, अलबरूनी भी थे, वेहाकी भी थे। उतबी ने लिखी है किताबुल यामनी, क्योंकि महमूद गजनबी यामनी वंश का था। तो किताब उल यामिनी इन्होंने लिखी है, ठीक, और तारीख़ यामिनी लिखी है, आप तारीख़ यामिनी। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, किताब उल हिंद, ओके, किताबुल हिंद लिखी है और तारीख़ हिंद लिखी है। तो जहाँ यामिनी आएगा वहाँ उतबी लगा दीजिए, जहाँ हिंद आएगा किताबुल हिंद, तारीख़ हिंद, वहाँ पर अलबरनी हो जाएगा। वेहाकी ने लिखी है आपके तारीख़ सुबुक्तगीन, मतलब ये सुबुक्तगीन का चेला था, लेकिन सुबुक्तगीन जब चले जाते हैं तो महमूद गजनबी के दरबार में आके बैठने लगता है। तो
वही है कि मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट गई तो कांग्रेस में घुस आए, कांग्रेस की गई तो बीजेपी, वही सिस्टम है, इतना समझ लो। तो वे हाकिन लिखे तारीख़ सुबुक्तगीन, तारीख़ सुबुक्तगीन जो लिखी है वो आपके वे हाकिन ने लिखी है। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे? तो तीनों थे, सभी थे। ठीक। किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो किताबुल हिंद, तारीख़ हिंद, जहाँ हिंद आ गया ना वहाँ अलबरनी लगा देना, अलबरनी। जहाँ किताबुल यामिनी, तारीख़ यामिनी आएगा वहाँ उतबी हो जाएगा। तारीख़ सुबुक्तगीन जो होगा वो यहाकी ने लिखी है, बस इतना समझ लीजिए। महमूद गजनवी ने ये भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भैया इस्लाम का प्रचार, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उसका, इस्लाम का प्रचार का कोई माइंड सेट नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। गजनी साम्राज्य का विस्तार भी उसका कोई माइंड सेट नहीं था। मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना ये उसका शौक था, उद्देश्य नहीं था, शौक था उसका, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है तो उसे तोड़ने में मज़ा आता था, तो ये भी उद्देश्य नहीं था। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन, हाँ, मंदिर किस लिए जाता था? मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं जाता था, धन को लेने के लिए जाता था, धन लूटने के लिए जाता था। लेकिन शौक था चूँकि, क्योंकि भाई हमारे धर्म का नहीं मूर्तियाँ, तो इसे तोड़ने में मज़ा आता है, तो इसीलिए मूर्ति भी तोड़ देता था और धन प्राप्त करना उसका प्रथम उद्देश्य था, और क्योंकि उसे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करनी थी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो भैया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसने किया था, आप समझ सकते हैं। अब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण था। भीमदेव प्रथम वहाँ के शासक थे। मुल्तान भटिंडा पर उसने 1004 में किया है। नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में किया। कालिंजर विद्याधर पर आक्रमण उसने 1019 से 23 में किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? इसमें जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे 2, 4, 10 क्वेश्चन, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा, और अगले में जो है मोहम्मद गौरी गुलाम वंश की बात की जाएगी, क्वेश्चन सीरीज किया जाएगा। और आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।